जय हिंद। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशंस में हमने बात की थी कोपन्स क्लासिफिकेशन के बारे में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज की कहानी क्या है उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आज की डेट में अर्थ के ऊपर ये जो क्लाइमेट देखने को मिलता है, ये क्लाइमेट लगभग पिछले 10,000 साल से इसी तरीके से चला रहा है। हालांकि इस क्लाइमेट में कभी कभार छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं, लेकिन मोटा मोटा अगर बात करें तो पिछले 10,000 साल से अर्थ के ऊपर ये जो क्लाइमेट है ये ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, पिछले 10,000 साल से अर्थ के ऊपर ये जो क्लाइमेट है ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अर्थ के ऊपर हमेशा से ऐसा ही क्लाइमेट देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर शुरुआत से लेकर अब तक बात करें तो अर्थ के ऊपर ये जो क्लाइमेट है इसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और ये जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं इनके बारे में हमें पता कैसे है? एक तो इनके बारे में हमें पता चलता है बाय स्टडिंग जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स। जब हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि अर्थ के ऊपर कई सारे ऐसे पीरियड्स रहे जब ग्लेशिएशन देखने को मिला, जब आइस एज देखने को मिली, जब कूल टेम्परेचर्स देखने को मिले, और कई सारे पीरियड्स ऐसे रहे जब इंटर ग्लेशिएशन देखने को मिला। तो एक तो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें पता चलता है कि अर्थ के ऊपर पीरियड्स ऑफ ग्लेशिएशन देखने को मिले और पीरियड्स ऑफ इंटर ग्लेशिएशन देखने को मिले। दूसरा, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। जब हम अर्थ के ऊपर ये जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं इनको स्टडी करते हैं, स्पेशली जब हम हाई ऑल्टीट्यूड्स और हाई लैटिट्यूड्स वाले जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को स्टडी करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ पीरियड्स ऐसे रहे जब ग्लेशियर्स ने एडवांस किया और कुछ पीरियड्स ऐसे रहे जब ग्लेशियर्स ने रिट्रीट किया। तो ये जो अर्थ के ऊपर क्लाइमेट है इसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? एक तो जानकारी मिलती है जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स से। ये जो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं ये बताते हैं कि अर्थ के ऊपर कुछ पीरियड्स ऐसे रहे जो कि ग्लेशिएशन के थे और कुछ पीरियड्स ऐसे रहे जो कि इंटर ग्लेशिएशन के थे। दूसरा, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। और ये जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं ये बताते हैं अबाउट द एडवांसेस एंड रिट्रीट्स ऑफ ग्लेशियर्स। और तीसरा, ग्लेशियल लेक्स के अंदर जो सेडिमेंट डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। ग्लेशियल लेक्स के अंदर जो सेडिमेंट डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं वो बताते हैं, वो जानकारी देते हैं अबाउट द अकरेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड पीरियड्स। और फाइनली, ट्रीज के अंदर ये जो रिंग्स देखने को मिलती हैं, ट्रीज के अंदर ये जो रिंग्स देखने को मिलती हैं ये क्लू देती हैं, ये बताती हैं अबाउट द वेट एंड ड्राई पीरियड्स। बेहद सिंपल, हम क्या कह रहे हैं कि पिछले 10,000 साल से अर्थ के ऊपर ये जो क्लाइमेट है ये लगभग सेम रहा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं है। शुरुआत से अब तक अगर देखें तो अर्थ के ऊपर ये जो क्लाइमेट है इसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और ये जो वेरिएशंस हैं इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है? एक तो हमें पता चलता है जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू। जब हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है अबाउट द पीरियड्स ऑफ ग्लेशिएशन एंड इंटर ग्लेशिएशन। दूसरा, जब हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को तो हमें पता चलता है अबाउट द एडवांसेस एंड रिट्रीट्स ऑफ ग्लेशियर्स। तीसरा, जब हम ग्लेशियल लेक्स के सेडिमेंट डिपॉजिट्स को पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलती है अबाउट द अकरेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड पीरियड्स। और चौथा, ट्रीज के अंदर ये जो रिंग्स देखने को मिलती हैं, जब हम इन रिंग्स को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है अबाउट द वेट एंड ड्राई पीरियड्स। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो हमारे कंट्री में भी ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स देखने को मिले हैं। हमारे कंट्री ने भी ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स को विटनेस किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजस्थान डेजर्ट की बात करें तो ये जो राजस्थान डेजर्ट है इसने वेट एंड कूल क्लाइमेट को एक्सपीरियंस किया अराउंड 8000 बीसी। 8000 बीसी के आसपास ये जो राजस्थान डेजर्ट वाला रीजन है यहाँ पे वेट एंड कूल क्लाइमेट हुआ करता था। लगभग 3000 से 1700 बीसी के बीच में ये जो रीजन है इसमें हैवी रेनफॉल देखने को मिली। और लगभग 2000 से लेके 1700 बीसी के बीच में
ये जो राजस्थान डेजर्ट वाला रीजन है, ये सेंटर रहा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, लेकिन उसके बाद से ये जो राजस्थान डेजर्ट वाला रीजन है, यहाँ पे ड्राई कंडीशंस देखने को मिलती हैं और आज की डेट में यहाँ पे प्रॉपर डेजर्ट देखने को मिलता है। तो ये एविडेंस है कि इंडिया में भी ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स देखने को मिले हैं। जियोलॉजिकल पास्ट की अगर बात करें तो अर्थ जो है वो आज से लगभग 500 से 300 मिलियन ईयर्स अगो बहुत ही ज्यादा वार्म हुआ करती थी। हमने जियोलॉजिकल स्केल के बारे में पढ़ा हुआ है। ये जो कैम्ब्रियन पीरियड हुआ करता था, ये जो ऑर्डोविशियन पीरियड हुआ करता था, ये जो सिलूरियन पीरियड हुआ करता था, इन पीरियड्स के दौरान जो हमारी अर्थ है वो बेहद वार्म हुआ करती थी। लेकिन प्लिस्टोसीन इपॉक के दौरान ग्लेशिएशन के फेजेस देखने को मिले, इंटर ग्लेशिएशन के फेजेस देखने को मिले। जो लास्ट मेजर पीक ग्लेशिएशन का पीरियड देखने को मिला वो देखने को मिला आज से लगभग 18,000 ईयर्स अगो। और जो प्रेजेंट इंटर ग्लेशिएशन पीरियड चल रहा है वो आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ। तो जियोलॉजिकल पास्ट भी ये बताता है कि अर्थ के ऊपर ये जो क्लाइमेट है ये हमेशा से सेम नहीं रहा है। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में ऑलरेडी आपको कुछ कुछ पता है। बस आपको करना क्या है कि ये जो पर्टिकुलर डेट्स हैं, ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं, इनको थोड़ा अपने नोट्स के साथ में सिंक करना है। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसीडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद बात आती है क्लाइमेट इन द रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट में ये जो हमारा क्लाइमेट है अर्थ के ऊपर, ये किस तरीके का देखने को मिला है। देखो 1990s की अगर बात करें तो 1990s रिकॉर्डेड द वार्मेस्ट टेम्परेचर ऑफ द सेंचुरी। 1990s में वार्मेस्ट टेम्परेचर देखने को मिला ऑफ द सेंचुरी। सम ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स जो हैं दुनिया भर में वो इसी फेज में देखने को मिली। 1967 से लेके 1977 के बीच में ये जो साहिल रीजन है, अफ्रीका में जो साहिल रीजन है जो कि सहारा डेजर्ट के साउथ में लाई करता है, वहां पे वर्स्ट डिवास्टेटिंग ड्राउट्स देखने को मिले। तो मेजर इवेंट्स हैं कि 1990s में वार्मेस्ट टेम्परेचर देखने को मिला सेंचुरी का। 1967 से लेके 1977 के बीच में लगभग 10 साल तक ये जो साहिल रीजन है इसमें वर्स्ट ड्राउट्स देखने को मिले। और 1930s के अंदर ये जो यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रेट प्लेन्स हैं इनमें सीवियर ड्राउट्स देखने को मिले। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रेट प्लेन्स हैं इनको डस्ट बाउल भी बुलाया जाता है। तो ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स रीसेंट पास्ट में देखने को मिले हैं। और अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी बहुत सारी बार कभी वार्म क्लाइमेट देखने को मिला, कभी कोल्ड एंड ड्राई पीरियड्स देखने को मिले, कभी यूरोप में वार्म एंड ड्राई कंडीशंस देखने को मिली। यूरोप में 1550 से लेके 1850 तक लिटिल आइस एज देखने को मिली। एक हल्की सी आइस एज देखने को मिली यूरोप में फ्रॉम 1550 टू अबाउट 1850। 1885 से लेके 1940 तक दुनिया भर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता रहा 1885 से लेके 1940 तक। और ये जनरल बात है, इसको दिमाग में रखना। 1885 से लेके 1940 तक दुनिया भर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता रहा। लेकिन 1940 के बाद जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है वो थोड़ी स्लो डाउन हुई। ध्यान रखना 1940 के बाद भी ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है वो थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, वो थोड़ी कम हो गई है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो इसको एक बार सम अप करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यहीं पे इन सारी चीजों को दिमाग में बिठा लो। एक तो हमने बात की क्लाइमेट चेंज के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, और हमने देखा कि शुरुआत से लेके अब तक ये जो क्लाइमेट चेंज है इसमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं
इनके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? एक तो हमें जानकारी मिलती है जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स को स्टडी करने के बाद, बिकॉज ये जो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं ये बताते हैं ग्लेशिएशन के पीरियड्स के बारे में और इंटर ग्लेशिएशन के पीरियड्स के बारे में। दूसरा, हमें जानकारी मिलती है जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को स्टडी करने के बाद। ये जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं ये बताते हैं अबाउट द एडवांसेस एंड रिट्रीट्स ऑफ ग्लेशियर्स। तीसरा, हमें जानकारी मिलती है जब हम ग्लेशियर लेक्स के सेडिमेंट डिपॉजिट्स को स्टडी करते हैं, और ये जो सेडिमेंट डिपॉजिट्स हैं ये बताते हैं अबाउट द अकरेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड पीरियड्स। और चौथा, जब हम ट्रीज की रिंग्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये रिंग्स बताती हैं अबाउट द वेट एंड ड्राई पीरियड्स। एक बात तो हमने ये की। दूसरा, हमने बात की कि हमारे कंट्री में भी, इंडिया में भी ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स देखने को मिले हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात की राजस्थान डेजर्ट के बारे में। और राजस्थान डेजर्ट की कहानी क्या रही है? राजस्थान डेजर्ट में लगभग 8000 BC के आसपास बड़ा ही वेट एंड कूल क्लाइमेट देखने को मिलता था। फिर थोड़ा सा आगे चले तो 3000 BC से लेके 1700 BC के बीच में बहुत ही हैवी रेनफॉल देखने को मिली इस राजस्थान डेजर्ट वाले रीजन में। फिर थोड़ा सा आगे चले तो 2000 से लेके लगभग 1700 BC के बीच में ये जो राजस्थान डेजर्ट वाला रीजन है ये सेंटर हुआ करता था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। लेकिन उसके बाद से ये जो रीजन है यहाँ पे ड्राई कंडीशंस देखने को मिलती हैं, यहाँ पे डेजर्ट देखने को मिलता है। अगर इन जनरल अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो अर्थ का जो जियोलॉजिकल पास्ट है वो क्या बताता है कि आज से लगभग 500 से 300 साल पहले अर्थ बेहद वार्म हुआ करती थी। इनफैक्ट कैम्ब्रियन पीरियड में, ऑर्डोविशियन पीरियड में और सिलूरियन पीरियड में ये जो अर्थ है ये बेहद वार्म हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे चलते चलते हम आए प्लिस्टोसीन इपॉक में, और ये जो प्लिस्टोसीन इपॉक है इसमें ग्लेशिएशन के फेजेस देखने को मिले, इसमें इंटर ग्लेशिएशन के फेजेस देखने को मिले। जो लास्ट मेजर पीक देखने को मिला ग्लेशिएशन के फेज का वो आज से लगभग 18,000 साल पहले देखने को मिला। और प्रेजेंटली आज की डेट में जो इंटर ग्लेशिएशन फेज चल रहा है वो कब से शुरू हुआ? वो लगभग 10,000 साल से शुरू हुआ, 10,000 साल पहले शुरू हुआ। फिर हमने बात की रीसेंट पास्ट में जो क्लाइमेट के इवेंट्स हैं वो किस तरीके से अकर हुए हैं, जो क्लाइमेट है वो किस तरीके से चेंज हुआ है। और इसमें हमने देखा कि 1990s की अगर बात करें तो 1990s के दौरान वार्मेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया ऑफ द सेंचुरी। सम ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स अराउंड द वर्ल्ड 1990s में देखने को मिली। फिर हमने देखा कि 1967 से लेके लगभग 1977 10 साल तक ये जो साहेल रीजन है अफ्रीका में, जो साहेल रीजन है जो कि सारा डेजर्ट के साउथ में लाई करता है, वहां पे वर्स्ट ड्राउट्स देखने को मिले। अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की 1930s में ये जो यूनाइटेड स्टेट्स के ग्रेट प्लेन्स हैं जिसके साउथ वेस्टर्न हिस्से को डस्ट बाउल बुलाया जाता है, ये जो डस्ट बाउल वाला रीजन है यहाँ पे भी सीवियर ड्राउट्स देखने को मिले। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में भी लगभग 1550 से लेके 1850 तक एक छोटी सी आइस एज देखने को मिलती है, एक लिटिल आइस एज देखने को मिलती है। इन जनरल वर्ल्ड टेम्परेचर की अगर बात करें तो 1885 से लेके 1940 तक ये जो वर्ल्ड टेम्परेचर है ये इंक्रीज हुआ। लेकिन 1940 के बाद से जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है वो स्लो डाउन हुई है, वो धीमे हुई है। ये बेसिक बातचीत अब तक हमने पढ़ी है, अब तक हमने की है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर बात की गई है कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है इसके कॉजेज क्या क्या हैं? देखो, जब हम कॉजेज की बात करते हैं तो ये जो कॉजेज हैं इनको दो सेक्शंस में ग्रुप करके देखा जा सकता है। एक होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज और दूसरे होते हैं टेरेस्ट्रियल कॉजेज। कौन कौन से? एक होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज और दूसरे होते हैं टेरेस्ट्रियल कॉजेज। एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज कौन से होते हैं? ऐसे कॉजेज जो कि एसोसिएटेड हैं विद द सन स्पॉट एक्टिविटीज, जो कि एसोसिएटेड हैं चेंजेस इन द सोलर आउटपुट से, कि जो सोलर रेडिएशन है उसके आउटपुट में अगर कुछ चेंज आया और उसकी वजह से अगर क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है तो उसको रखा जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज की कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल इसमें एक होते हैं सन स्पॉट्स
और सन स्पॉट्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, होपफुली आपको याद होगा। सन स्पॉट्स आर डार्क एंड कूल पैचेस ऑन द सन। सन का जो आउटर सरफेस होता है उस पे जो डार्क और कूल पैचेस बनते हैं उनको बुलाया जाता है सन स्पॉट्स। क्या बुलाया जाता है? सन स्पॉट्स। और इन जनरल ऐसा माना जाता है कि अगर सन स्पॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगर सन स्पॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं विच मीन्स कि जो सन का आउटर सरफेस है वो थोड़ा और ज्यादा डार्क हो रहा है और वो और थोड़ा ज्यादा कूल हो रहा है, तो ऐसा माना जाता है आमतौर पे कि जब सन स्पॉट्स इंक्रीज होते हैं तो कूलर और वेटर वेदर देखने को मिलता है, थोड़ा ठंडा और थोड़ा वेट वेदर देखने को मिलता है। और अगर सन स्पॉट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो आमतौर पे वार्म और ड्राई कंडीशंस देखने को मिलती हैं। बेहद सिंपल, एक कॉज है सन स्पॉट्स। सन स्पॉट्स क्या होते हैं? सन स्पॉट्स आर द डार्क एंड कूलर पैचेस ऑन द सन। ऐसा माना जाता है कि जब सन स्पॉट्स इंक्रीज होते हैं तो कूल और वेट वेदर देखने को मिलता है, और जब सन स्पॉट्स डिक्रीज होते हैं तो वार्म एंड ड्राई कंडीशंस देखने को मिलती हैं। एक और एस्ट्रोनॉमिकल कॉज की बात करें तो एक और कॉज है मिलेनकोविच ऑस्किलेशंस। ये जो मिलेनकोविच ऑस्किलेशंस हैं ये बात करती हैं कि ये जो हमारी अर्थ ऑर्बिट कर रही है सन को, इसमें अगर कोई वेरिएशंस आ रही हैं तो उनका इंपैक्ट क्या रहने वाला है क्लाइमेट के ऊपर। ये जो हमारी अर्थ वॉबल करती है, हिलती डुलती है, अगर इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है क्लाइमेट के ऊपर। या फिर ये जो हमारी अर्थ का एक्चुअल टिल्ट है इसमें अगर कोई चेंज आ रहा है, आपने पढ़ा होगा अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि ये जो अर्थ का एक्चुअल टिल्ट है ये थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट हो रहा है, मतलब इसमें माइन्यूट सा ज्यादा टिल्ट देखने को मिल रहा है। इस टिल्ट की वजह से भी क्लाइमेट में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो सब किस में आते हैं? उन सब को पढ़ा जाता है मिलेनकोविच ऑस्किलेशंस में। और मिलेनकोविच ऑस्किलेशंस बताते हैं कि ये जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन अर्थ रिसीव करती है फ्रॉम द सन, अगर इस अमाउंट ऑफ इंसुलेशन में किसी भी रीजन की वजह से चेंज आ रहा है तो उसका इंपैक्ट क्लाइमेट के ऊपर क्या रहने वाला है। तो एक तो सन स्पॉट्स और दूसरा मिलेनकोविच ऑस्किलेशंस। फिर इसके अलावा वॉल्केनिज्म, ये बड़ा मेजर कॉज है वॉल्केनिज्म। जब कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एरोसोल्स आ जाते हैं, और ये जो एरोसोल्स होते हैं ये बड़े लंबे टाइम पीरियड तक एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं। और ये जो एरोसोल्स होते हैं ये सन की रेडिएशंस को ब्लॉक करते हैं, सन की रेडिएशंस को अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचने देते हैं, और इसकी वजह से कूल ठंडा क्लाइमेट एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है अर्थ के ऊपर। और ये जो एरोसोल्स हैं ये 2-4 साल के लिए नहीं रहते हैं। अगर अच्छी खासी क्वांटिटी में किसी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से एरोसोल्स को रिलीज किया गया है तो ये जो एरोसोल्स हैं ये बड़े लंबे टाइम पीरियड तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं और ये सन की रेडिएशंस को ब्लॉक करते हैं, और इस वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जैसे एक हुआ पेनाटोबा इरप्शन, ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है ये फिलीपींस में देखने को मिला। तो ये जो पेनाटोबा वॉल्केनिक इरप्शन है इसकी वजह से एक सिग्निफिकेंटली लंबे टाइम तक अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कूल हो गया। कूल क्यों हो गया? बिकॉज इस वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान एरोसॉल्स रिलीज हुए, और ये जो एरोसॉल्स हैं ये एटमॉस्फेयर में रहे और इन्होंने सन की रेडिएशंस को ब्लॉक किया। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन इफेक्ट है, ह्यूमन फैक्टर है, जो एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट है वो कौन सा है? इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है। देखो ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको खुद लिखना चाहिए, और ये जो कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज है इसमें तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो। सन स्पॉट्स एक रीजन है, मिलेनकोविच ऑस्किलेशंस एक रीजन है, अगर ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो एक रीजन है, वॉल्केनिज्म इज वन ऑफ द रीजंस, लेकिन और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिनके बारे में आप इन डिटेल लिख सकते हो। सिंपल लेक्चर है, इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।